अच्छा जी, आज जो हमने मॉडर्न लिटरेरी एसेस करने हैं, तो पहले वाला आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है और कल आपका जो है वो लेक्चर नंबर 7 और 8 का टेस्ट है। आज हमारा 9 वाला है, तो कल 7 और 8 का टेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे है जी, वॉकिंग ऑन द मून, चांद पर चहलकदमी, ठीक है ना, डेविड और स्कॉट ने लिखा है। अच्छा, इसमें ना 2-3 चीजें हैं जो आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। एक्सपीरियंसेस done on the moon। वो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्होंने जो तजर्बात किए, कैसे वो चलते थे, कैसे उन्होंने रोवर जीप चलाई, चांद की जो मिट्टी है वो कैसी थी, माहौल कैसा था, सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी जो चीज है वो है फिजिकल सेंसेशन, ठीक है ना। फिजिकल सॉरी सिमिलरिटीज। दूसरी जो चीज है वो है जी के सिमिलरिटीज दे created to describe their physical sensation। ठीक है, यानी अपनी फिजिकल सेंसेशन, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री में यूनिक एक्सपेरिमेंट था ना, चांद के ऊपर जाना और वहां पे एक्सपेरिमेंट तजर्बात करना, वॉक करना, ठीक है ना। तो वो फिजिकल सेंसेशन ऐसी थी जिसको पहले किसी ह्यूमन ने टेस्ट ही नहीं किया था, उनको नॉलेज ही नहीं है, तो उसको डिस्क्राइब करने में इनको बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो फिर उन्होंने ऐसे मवाजने, ऐसी सिमिलरिटीज क्रिएट की जो आम इंसान जमीन के ऊपर करता है, ठीक है। जैसे चांद के ऊपर चलना ऐसे ही था, क्योंकि ग्रेविटेशन जो है ना वो कम थी, ग्रेविटी कम थी, तो उछल उछल के चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही था जैसे टेम्पोलिन के ऊपर चलते थे, ठीक है ना, जंपिंग शीट के ऊपर चलते थे, सर्कसी जाल के ऊपर। तो रोवर जो जीप है वो ऐसे चलती थी जैसे एक छोटा सा शिप जो है ना वो खाली समंदर, बड़े समंदर के ऊपर चलता है। तो ये सिमिलरिटी है। मून डस्ट इतनी बारीक जितना कि टैल्कम पाउडर है, और उसकी स्मेल ऐसी जैसे गन पाउडर होता है, ठीक है ना। तो ये सिमिलरिटी उन्होंने जो क्रिएट की वो है। तो इन सिमिलरिटीज के ऊपर, एक्सपीरियंसेस के ऊपर जो है क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि उन्होंने चांद पे वो कब गए और उन्होंने वहां जाके क्या किया, और अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से उन्होंने कंपेटिबल चीजें जो है ना जमीन के साथ, ठीक है ना, मंसूब की, कंपेयर की, ताकि आम आदमी जो है जो चांद पे नहीं गया है वो उसको उसको एहसास कर सके, उसको फिजिकल सेंसेशन को उसको एब्जॉर्ब कर सके। अच्छा जी, अब इसके पॉइंट्स हैं जी। पॉइंट नंबर 1 है, इट वाज पॉलिटिकल डिसीजन ऑफ अमेरिका, उनका सियासी फैसला था, ठीक है ना, अमेरिका का, टू लैंड देयर मैन ऑन द सरफेस ऑफ द मून, कि वो चांद की सतह के ऊपर आप अपना जो साइंटिस्ट है, जो एस्ट्रोनॉट, उसको पहले लैंड करवाना चाहते थे, यानी इसमें वो बर्तरी हासिल करना चाहते। नंबर 2, दे स्टार्टेड देयर वॉयज, यानी सफर, खलाई सफर शुरू किया टू द मून ऑन 28 जुलाई 1971। टू एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं खलाबाज, दो खलाबाज, डेविड आर स्कॉट एंड जेम्स आयरवन, लैंडेड ऑन द मून, ये चांद की सतह के ऊपर उतर गए। वाइल देयर थर्ड कंपेनियन मेजर अल्फ्रेड वार्डन, तीसरा साथी अल्फ्रेड वार्डन, सर्कल्ड ऑन द ऑर्बिट, ये चांद के मदार में सर्कल करता रहा।
सिटिंग इन इंडीवर। इंडीवर कहते हैं चांद गाड़ी, बल्कि इंडीवर का मतलब कोशिश होता है, और उस चांद गाड़ी का नाम जो था वो स्पेस शटल का नाम इंडीवर था। नंबर 4, बिफोर लैंडिंग दे टुक 12 रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशन चक्कर अराउंड द मून, चांद के गिर्द उन्होंने 12 चक्कर लगाए लैंड करने से पहले। ईच रेवोल्यूशन टुक 2 आवर्स, 2 घंटे लगते थे। 1 आवर एट द डे साइड ऑफ द मून एंड 1 आवर एट द नाइट साइड ऑफ। एक जो है ना वो 1 घंटा दिन वाले हिस्से में और 1 घंटा रात वाले हिस्से में वो गुजारते। नंबर 6, व्हेन देयर स्पेसशिप लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ द मून, जब वो चांद की सतह के ऊपर लैंड की, इट रेज्ड, इसने पैदा किया, ह्यूज स्टॉर्म ऑफ द मून डस्ट, चांद की मिट्टी का एक तूफान बर्पा कर, विच ब्लाइंडेड द स्पेसमैन फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ी देर के लिए उनको ब्लाइंड कर दिया। नंबर 7, टू डिस्क्राइब देयर फिजिकल सेंसेशन ओवर द मून, चांद के ऊपर अपने फिजिकल सेंसेशन को बयान करने के लिए स्कॉट क्रिएटेड सिमिलरिटीज, उन्होंने मुवाजने क्रिएट किए विद एक्शन डन ऑन अर्थ, यानी उन चीजों के साथ उन्होंने मुवाजना किया उन अवामल के साथ, उन कामों के साथ जो वो जमीन के ऊपर करते। नंबर 8, ड्यू टू लेस ग्रेविटी, चांद के ऊपर ग्रेविटी कम होती है, यानी कशिश शकल, देयर वेट रिड्यूस टू 1/6 ऑन द मून, मतलब छठा हिस्सा उनका वजन रहेगा चांद पे। टू वॉक एंड टू स्टॉप रिक्वायर्ड मोर एक्सर्शन, चलने के लिए और रुकने के लिए उन्हें ज्यादा कुवत, एक्सर्शन कुवत लगाना पड़ती थी। एंड दे वॉक्ड एज वन वाज वॉकिंग ऑन ट्रैम्पोलिन, और ऐसे वो चलते जैसे ट्रैम्पोलिन के ऊपर सर्कसी जाल, बाजीगर चलता है। दे फेल ऑन, गिरते थे, ऑन द सरफेस ऑफ द मून जस्ट लाइक अ चाइल्ड, रिमेन अनहर्ट, यानी बच्चे की तरह गिरते थे, उनको चोट नहीं लगती थी। नंबर 11, द मोमेंट ऑफ रोवर, एक जीप है जो अपने साथ ले गए थे। द मोमेंट ऑफ रोवर, अ बैटरी ऑपरेटेड जीप वाज लाइक स्मॉल शिप ऑन द रफ सी, ये ऐसे ही थे जैसे एक मतलब कि एक छोटा सा जहाज हो एक रफ सी के ऊपर, समंदर के ऊपर। नंबर 12, दे डग डिफरेंट प्लेसेस, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों को खोदा ऑन द मून एंड कलेक्टेड सम 72 kg रॉक सैंपल, और 72 किलोग्राम रॉक के सैंपल यानी चांद की मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए। 13 है जी, मून डस्ट वाज एज थिन एज टाल्कम पाउडर, इतनी बारीक थी, थिन बारीक जितना कि टाल्कम पाउडर होता है। एंड इट स्मेल वाज लाइक गन पाउडर, और बारूद की तरह इसकी स्मेल थी। आफ्टर स्पेंडिंग 67 आवर्स ऑन द मून, चांद के ऊपर 67 घंटे गुजारने के बाद दे रिटर्न सक्सेसफुली टू अर्थ, बड़ी कामयाबी से वापस आए। दे आल्सो लेफ्ट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स एज अ टोकन ऑफ देयर विजिट ऑन द मून, यानी कुछ चीजें वहां पे छोड़ के आ गए अपने विजिट के टोकन के तौर। लास्ट पॉइंट है जी, स्कॉट बिकम्स नॉस्टैल्जिक, यानी उदास हो जाता है, व्हेन ही सीज मून फ्रॉम द अर्थ, जब वो जमीन से चांद को देखता है। क्लियर हो गया जी? जी सर, बस 6 वाला पॉइंट है, दोबारा से समझा दें। यानी जब वो चांद की सतह के ऊपर उतरे ना, जिस तरह हेलीकॉप्टर लैंड करता है जमीन के ऊपर, तो वो डस्ट एक तूफान पैदा होता है, तो इस तरह चांद के ऊपर भी एक तूफान पैदा हुआ, और थोड़ी देर के लिए उनको कुछ नजर नहीं आया कि बाहर क्या हो रहा है। क्लियर है? करेक्टर स्केच ऐसे जो है वो है जी, असल में ये 2 करेक्टर स्केच ऐसे हैं, एक ग्रैंडफादर और एक माइटेल। तो ग्रैंडफादर आज हम पढ़ रहे हैं, WB यीट्स ने इसको लिखा है, ठीक है ना, दादाजी ग्रैंडफादर। तो ये जो है ना, ये इसमें बस उनके करेक्टर स्केच ही है, वो याद करना है आपने, करेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंडफादर। जी सर, ये पेपर में भी आया था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट, इन दोनों में से एक आ जाता है, या टेलर का आ जाता है या ये आता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसमें थोड़ा सा है कंपेयर
Yeats grandfather with his grandmother। ठीक है ना, यानी आपने ग्रैंडफादर का लिखना है तो थोड़ा सा ग्रैंड मदर का भी लिखना है। ठीक है, अच्छा इसमें एक जो चीज है यहाँ पे एक पॉइंट है सैडनेस के ऊपर, इसके ऊपर ना इसको बेस बना के क्वेश्चन आ जाता है रिमेन सैड। ठीक है ना, ही सेज दैट इन हिज चाइल्डहुड ही रिमेन सैड, ये वाला। तो ये देखें जब भी ये सैडनेस का क्वेश्चन आया तो लिखना करेक्टर ही है। ठीक है ना, तो ये नहीं कि आप उसकी सैडनेस को डिस्क्राइब करना शुरू कर दें कि वो बच्चा था ही ऑफर रिमेन सैड। ठीक है ना, तो सैडनेस की रीजन क्या थी, सैडनेस की रीजन जो थी ना वो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ग्रैंडफादर थे। और वो खुद उसने कहा डब्ल्यू बी यीट्स ने कि वो मेरी जो सैडनेस थी वो बेबुनियाद थी, क्योंकि दादाजी नो डाउट कि ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट फेलो बट ही हैड नेवर बीन हार्श विद हिम। उसने मेरे साथ तो कभी सख्ती की ही नहीं थी। तो जो जो वो बड़ा होता गया तो उसको पता चलता गया कि ये सैडनेस जो है ना ये फजूल ही है। ठीक है, तो जब सैडनेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आपने फिर भी इसमें देखिए है ही उसका कैरेक्टर ही है, तो आपने कैरेक्टर लिखना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने कैरेक्टर लिखना है। हाँ ये जरूर करना है कि ग्रैंड फादर और उसके साथ साथ ग्रैंड मदर का भी जो है थोड़ा सा कैरेक्टर उसका भी है वो भी आपने लिखना है। ठीक है, तो सख्त आदमी है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, किसी से वो काम नहीं कहता जो वो खुद नहीं कर सकता, चोरी के सख्त खिलाफ है, और किसी चीज का मिस यूज नहीं होने देता, और टाइम टेबल को फॉलो करता है। ठीक है ना, फैल्कन शिप और बाइबल उसकी फेवरेट बुक्स हैं। ठीक है, तो जो ग्रैंड मदर है वो बड़ी काइंड है, शफीक है। ठीक है, इस तरह करके ये इसका करेक्टर है। बहरहाल ये पॉइंट्स हैं, सही है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1 है इन दिस ऐसे डब्ल्यू बी यीट्स विलियम बटलर यीट्स gives the character sketch of his grandfather विलियम प्लॉक्सीफन। ठीक है ना, विलियम प्लॉक्सीफन का एक जो करेक्टर स्केच है वो बयान करता है। यीट्स सेज that in his childhood he remained sad। ठीक है ना, इस पॉइंट को मैंने सेकंड नंबर पे लिखा है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन ये नहीं कि आपने सैडनेस को डिफाइन करना, आपने करेक्टर लिखना है। It says that in his childhood he remained sad, but with the passage of time, वक्त के साथ साथ it vanished। ठीक है ना, ये खत्म हो गई, यानी उसकी सैडनेस खुद ब खुद ही जो बिला वजह थी वो खत्म हो गई। His maternal grandfather, उसके जो maternal grandfather यानी नाना जी was a strict person, सख्त मिजाज थे। He had formed many strict rules and regulation in his home। घर में बड़े सख्त किस्म के कवानीन बनाए हुए थे। फॉर्म का मतलब तश्कील दी है, बनाए। एंड इट वाज नेसेसरी फॉर ऑल टू फॉलो दीज रूल्स। सबके लिए लाजम था कि वो इन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें। ग्रैंडफादर बिलोंग टू एन ओल्ड कॉलेज फैमिली से इसका ताल्लुक था, एंड हिज फादर वाज अ मिलिट्री मैन, फौजी आदमी, एंड मदर वाज अ वेक्सफोर्डियन वुमन, इन वेक्सफोर्ड की रहने वाले। नंबर 5, ग्रैंडफादर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग फेलो, मजबूत असाब का मालिक था। He never asked anyone to do any work which he himself could not do। कभी किसी से वो काम नहीं करता जो खुद नहीं कर सकता, यानी किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं करता, ना इंसाफी नहीं करता। नंबर 6, वंस देयर वाज अ प्रॉब्लम इन द रडर ऑफ शिप। जहाज की पतवार। अब ये पतवार क्या है, जो शिप होता है ना उसके हैंडल स्टीयरिंग के नीचे एक जहाज के नीचे पानी में एक लोहे की पतरी लगी होती है जिससे डायरेक्शन चेंज होती है जहाज, उसमें कोई चीज फंस गई, रडर में प्रॉब्लम आ गया। ग्रैंडफादर आस्क्ड द कैप्टन टू रिमूव इट। उसने कैप्टन से कहा जाओ और इसको रिमूव करो। कैप्टन ने कहा जी पानी बड़ा ठंडा है, मैं तो नहीं जा सकता। तो लाला जी ने उसको डांटा नहीं है बल्कि खुद जाके वो मसला हल किया। ऑन इज रिफ्यूजल, इनकार पर, द ग्रैंडफादर हिमसेल्फ डाइव्ड इनटू द वाटर एंड रिमूव्ड द प्रॉब्लम। ठीक है ना, पानी में छलांग लगा दी, हालांकि पानी बड़ा ठंडा था, और उस मसले को हल कर दिया। ही ऑलवेज हैड अ हैचेट, कुल्हाड़ी, यानी अपने साथ वो कुल्हाड़ी जरूर रखता था।
इन केस ऑफ एनी बर्गलर, चोर से निपटने के लिए, यानी वो चोर को और चोरी को पसंद नहीं करता था और कुल्हाड़ी लेकर घर का एक चक्कर जरूर लगाता था रात को। फैल्कन शिपरेक एंड बाइबल वर हिज फेवरेट बुक्स, ये उसकी पसंदीदा कुतुब थी। उसके जो साइड टेबल है वहां पे पड़ी होती थी। नंबर 9, ही हैड अ रेलवे पास, इसके पास एक रेलवे का पास भी था, बट इट मिसयूज वाज नॉट अलाउड बाय हिम, लेकिन वो किसी को देता नहीं था कि जाओ मेरी जगह तुम सफर करो या ये है या वो है, नहीं, वो खुद ही उसका इस्तेमाल करता था, मिस यूज नहीं करता था। एज पर हिज ऑर्डर, उसके हुक्म के मुताबिक, द कीज ऑफ स्टेबल यार्ड, स्टेबल यार्ड अस्तबल, यानी जहाँ पे उसने घोड़े रखे हुए थे, वर गिवन टू हिम 8 PM शार्प, यानी वो कहते हैं घोड़ों को 8 बजे आपने लॉकअप करके चाबियां मुझे दे दी। तो चाबी तो मिल जाती थी लेकिन वो लॉकअप नहीं लगाते थे, बट इट वाज नेवर लॉक। नंबर 11, कंट्रेरी टू डैट, राइटर्स ग्रैंडमदर वाज वेरी काइंड, वो बड़ी मतलब दादाजी के बरक्स वो बड़ी शफीक थी। वंस ही गेव समथिंग फॉर ईटिंग टू द राइटर बिटवीन द 2 मील्स। और लास्ट पॉइंट है जी, एट एवरी नाइट, और हर रात, कैरिंग ए कैंडल, दादी जी जो है ना वो कैंडल उठाती और पूरे घर का एक चक्कर लगाती, ही सर्कल राउंड, ठीक है ना, द हाउस टू रिलीज, रिलीज होता है छुड़वाने के लिए, एनी थीफ फ्रॉम ग्रैंडफादर, कि अगर दादाजी ने कुछ चोर पकड़ा हुआ है तो उस चोर की जान बख्शी करवाई जाए। इस नीयत से वो कैंडल उठाकर पूरे घर का रात को एक चक्कर लगाती।